राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के परिवार में उसकी पत्नी थी और कोई न था। दोनों पति पत्नी ने अपने घर के बाहर एक छोटा सा सब्जी का बगीचा लगा रखा था, जिसमें दोनों सब्जी उगाते और अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक बार की बात है, किसान ने अपने उस छोटे से बगीचे में बैंगन की पौध लगाई। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उन बैंगन की पौधों पर किसी पर भी फल न लगा। बस एक पौध पर एक बैंगन लगा हुआ था। बेचारा किसान सोचने लगा कि इस बार अपना गुजारा कैसे होगा। सारी फसल ऐसे ही खराब पड़ी है, बस एक बैंगन ही यहाँ पर लगा हुआ है। इस एक बैंगन का मैं बेचकर क्या करूँगा? इससे तो अच्छा है कि इसे मैं घर पर ही रख लेता हूँ। अब तो किसान ने उस बैंगन को ना तोड़ा और धीरे धीरे वह बैंगन बड़ा होता चला गया और एक कद्दू के जैसा हो गया। एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि आज तुम बगीचे में लगे इस बैंगन को काटकर सब्जी बना लेना और मैं बगीचे में काम कर रहा हूँ, फिर इसी से आज रोटी खाएंगे। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। उसने वह बैंगन तोड़ा और उसे जब वह काटने लगी तो उसमें से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। धीरे धीरे काटो, धीरे धीरे काटो। अब तो किसान की पत्नी घबरा गई कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई ना दिखाई दिया। उसने फिर से छुरी उठाई और बैंगन को काटने लगी, लेकिन फिर वही आवाज़ दोबारा से सुनाई दी। धीरे धीरे काटो, धीरे धीरे काटो। अब तो किसान की पत्नी बुरी तरीके से घबरा गई और उसने उस बैंगन को वहीं छोड़ दिया और बाहर की ओर भागने लगी। चिल्लाने लगी, सुनो जी, बैंगन बोलता है, सुनो जी, बैंगन बोलता है। किसान ने जब ये बात सुनी तो वह हंसने लगा और अपनी पत्नी से बोला, अरे बावली हो गई है, कहीं बैंगन भी बोलते होंगे भला। किसान की पत्नी बोली, यकीन नहीं आता तो अंदर आकर देखो, ये बैंगन बोलता है। किसान भी अंदर गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, चलो इस बैंगन को काटो, मैं भी तो देखूं क्या ये बोलता है। जैसे ही किसान की पत्नी ने फिर से छुरी उठाई और बैंगन को काटने लगी तो वह फिर बोलने लगा, धीरे धीरे काटो, धीरे धीरे काटो। वह रुक गई। तब किसान बोला, कोई बात नहीं, तुम काटो तो सही, भले ही धीरे धीरे काटो, लेकिन इसे काटो। तब किसान की पत्नी ने बैंगन को धीरे धीरे से काटा और उसके 2 टुकड़े कर दिए। तब उसने देखा कि उसमें एक बड़ी ही सुंदर लड़की निकली। उसे देखकर किसान की पत्नी बहुत खुश हुई, क्योंकि उनके घर में कोई औलाद नहीं थी। अब तो दोनों उसे पाकर बड़े खुश हुए। किसान कहने लगा, यह हमारे बगीचे में लगे हुए बैंगन से जन्मी है, इसीलिए हम इसे बागमती कहेंगे। दोनों ने उसका नाम बागमती रख दिया और उसकी देखभाल करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और बागमती बड़ी होने लगी। बागमती दिन पर दिन बहुत सुंदर होती जा रही थी, जैसे कोई राजकुमारी हो। उसे देख देख कर किसान और किसान की पत्नी फूले न समाते कि हमारी बच्ची कितनी सुंदर है, बिल्कुल राजकुमारियों की तरह। अब तो बागमती जवान हो गई। एक दिन की बात है,
कि बागमती अपने पिता के साथ बगीचे में काम करवा रही थी। उसी समय उस राज्य का राजा वेश बदलकर वहां घूम रहा था। उसने जब इतनी सुंदर लड़की को खेत में काम करते देखा तो वह गांव के एक आदमी से कहने लगा कि यह लड़की कौन है। तब उस आदमी ने बताया कि यह इस किसान की बेटी है। राजा ने उस किसान को अपने राजमहल में बुलवाया। राजमहल में जब किसान गया तो राजा ने पूछा, वह लड़की जो तुम्हारे साथ खेत में काम कर रही थी वह कौन है। तब किसान कहने लगा, राजा साहब, कहने को तो वह मेरी बेटी है, मैं उसे जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वह हमारा खून नहीं है। राजा बोला, कहने को तुम्हारी बेटी है लेकिन तुम्हारा खून नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ। तब किसान ने सारी बात राजा को बता दी कि वह तो एक बैंगन से जन्मी है। राजा ये सब सुनकर बड़ा चंबे में पड़ गया कि क्या बैंगन से कोई लड़की जन्म ले सकती है। उसे ये एक अजूबा लग रहा था। इसीलिए राजा कहने लगा कि अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं तुम्हारी पुत्री को रानी बनाना चाहता हूँ, उससे विवाह करना चाहता हूँ। किसान को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास ना हुआ कि राजा मेरी पुत्री को रानी बनाना चाहते हैं। वह तो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, राजा साहब, आपने मेरी बेटी को इस काबिल समझा, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं अभी जाकर विवाह की तैयारियां करता हूँ। राजा बोले, विवाह की तैयारियां करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी पुत्री को लेकर राजमहल में ही आ जाओ, हम यहीं धूमधाम से विवाह की तैयारियां करेंगे। अब तो किसान अपनी पत्नी और बेटी के साथ राजमहल में आ गया और वहाँ पर धूमधाम से दोनों का विवाह हो गया। राजा बागमती को पाकर बड़ा प्रसन्न था। वह हमेशा उसी के साथ रहता और वह उसे प्यार से बैंगन सुंदरी कहा करता था। राजा की पहली 3 रानियां थीं, लेकिन उन तीनों रानियों में से जो सबसे बड़ी रानी थी वह बैंगन सुंदरी को देखकर बहुत चिढ़ा करती थी, हर वक्त जली भुनी रहती थी। न जाने बैंगन सुंदरी से उसकी क्या दुश्मनी थी। वह हर वक्त उसे मारने का षड्यंत्र रचा करती थी। उधर राजा अपनी किसी रानी को इतना महत्व न देता, बस बैंगन सुंदरी के साथ ही हमेशा दिखाई दिया करता था। इस बात से तो बड़ी रानी और भी ज़्यादा जल जाती। एक दिन बड़ी रानी बैंगन सुंदरी के पास गई और कहने लगी, अरे बहन, तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हें देखकर तो चांद भी शर्मा जाए, लेकिन सुना है कि तुमने बैंगन से जन्म लिया है। छोटी रानी कहने लगी, हाँ दीदी, आप सच कहते हो, मैंने बैंगन से जन्म लिया है। तब बड़ी रानी बोली, फिर तो तुम्हारी जान भी तुम्हारे अंदर ना होगी। बैंगन सुंदरी कहने लगी, नहीं नहीं दीदी, मेरी जान तो मेरे ही अंदर है। बड़ी रानी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, जब तुमने इंसान से जन्म ही नहीं लिया तो तुम्हारी जान भी तुम्हारे अंदर नहीं हो सकती। क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारी जान कहाँ पर है। छोटी रानी कहने लगी, अरे दीदी, मेरे दिल में ही मेरी जान है। लेकिन बड़ी रानी को विश्वास ना हुआ। उसने कहा, झूठ मत बोलो बैंगन सुंदरी, मैं सब जानती हूँ। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो तो तुम्हारी जान भी हमारे साधारण इंसानों की तरह हमारे अंदर नहीं हो सकती। सच सच बता दो कि तुम्हारी जान कहाँ बसती है।
बैंगन सुंदरी कहने लगी, अरे दीदी, कुछ बातें राज रहें तो ही अच्छा है, क्या ज़रूरत है ये सब जानने की। बड़ी रानी बोली, अगर कभी गलती से हम कुछ गलत कर बैठें और तुम्हें कोई नुकसान पहुंच जाए तो उससे अच्छा है कि तुम हमें बता दो कि तुम्हारी जान कहाँ बसी है। बैंगन सुंदरी बोली, उसकी चिंता तुम ना करो दीदी, जब तक मैं किसी को बताऊंगी ही नहीं तो किसी को कैसे पता चलेगा और मेरी जान को कैसे जोखिम होगा। बड़ी रानी कहने लगी, देखो सुंदरी, तुम अब हट कर रही हो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, क्या तुम मुझे भी नहीं बताओगी कि तुम्हारी जान कहाँ पर है। बैंगन सुंदरी ने बड़ी रानी को कुछ ना बताया, लेकिन बड़ी रानी अब हर समय बैंगन सुंदरी को इसी बात के लिए टोकने लगी। जहाँ भी मिलती, अपनी जान के बारे में बताओ, बस यही पूछती। खाते पीते सोते बैठते हर वक्त बैंगन सुंदरी से उसकी जान के बारे में पूछा करती थी। ऐसे ही कई महीने बीत गए, लेकिन बैंगन सुंदरी ने अपनी जान की बात किसी को ना बताई। एक दिन की बात है कि बड़ी रानी छोटी रानी के पास गई और कहने लगी, देखो बैंगन सुंदरी, आज बहुत दिन हो गए हैं, तुम मुझे अपनी जान का राज बता भी दो। बैंगन सुंदरी ये बात सुन सुनकर पक चुकी थी। उसने उस दिन कहा, ठीक है दीदी, मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं एक दिन तुम्हें ये सच जरूर बता दूंगी। तब बड़ी रानी बोली, देख लो बैंगन सुंदरी, तुम एक रानी हो और रानी अगर झूठ बोलेगी तो ये अच्छी बात ना होगी। तुम्हारी जग में जग हंसाई हो जाएगी कि छोटी रानी झूठ बोलती है, अपना वायदा पूरा नहीं किया, अब तो तुम्हें बताना ही होगा। बैंगन सुंदरी सोच में पड़ गई कि ये मैंने क्या वादा कर लिया, क्या मुझे अभी से सच बताना पड़ेगा। अब तो छोटी रानी कहने लगी, ठीक है दीदी, मैं 1-2 दिन में तुम्हें ये बात बता दूंगी। ये कहकर छोटी रानी अब अपने कमरे में चली गई। उधर जब राजा बैंगन सुंदरी के पास गया तो बैंगन सुंदरी कहने लगी, राजा साहब, मैं आज तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। अगर कल मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरी लाश को जलाना मत, उसे एक कमरा बनवाकर मेरे बिस्तर सहित उसमें पहुंचा देना और वहाँ पर एक सब्जियों का बगीचा लगवाना और वहाँ पर एक पानी का कुआं खुदवा देना और मेरे उस कमरे में खाने पीने की हर चीज़ का प्रबंध करा देना। राजा ये सुनकर गुस्से में बोला, चुप हो जाओ बैंगन सुंदरी, तुम अपने मुख से ऐसा बोल भी कैसे सकती हो, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम्हें कुछ ना होगा। बैंगन सुंदरी बोली, मेरी पूरी बात तो सुन लो और मेरे कमरे के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें करवा देना जिससे कोई वहां आ जा ना सके। राजा फिर से बैंगन सुंदरी के मुख पर हाथ रख देता है और कहने लगा, तुम ऐसी बातें ना करो, मैं तुम्हारे साथ जीवन भर रहना चाहता हूँ। अब बैंगन सुंदरी ने राजा से और कुछ ना कहा और दोनों सो गए। अगली सुबह बड़ी रानी फिर से बैंगन सुंदरी से मिली तो बैंगन सुंदरी कहने लगी, देखो दीदी, अब हमारे घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है, आज मैं बहुत खुश हूँ। बड़ी रानी ने जब ये खबर सुनी तो उसे तो और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। तब तो उसने ठान लिया कि आज तो बैंगन सुंदरी से उसकी मृत्यु का राज जानकर ही रहूँगी। तब उसने कहा, देखो रानी, बहुत दिन हो गए, अब तो तुम्हें अपनी मौत का राज बताना ही होगा, नहीं तो मैं
पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दूंगी कि रानी झूठी है, रानी झूठी है। अब तो बैंगन सुंदरी ने कहा, ठीक है दीदी, जब आप सुनना ही चाहती हो तो मैं आज आपको सच बता ही देती हूँ। मेरे पिताजी के बगीचे के पास जो कुआं है उसके अंदर एक बहुत बड़ा संदूक है। उस संदूक के अंदर एक डिब्बी है। उस डिब्बी के अंदर एक मोतियों की माला है। उसी में मेरी जान बसती है। रानी कहने लगी, अब दीदी आप मुझे मरवा सकती हो। इतना सुनते ही बड़ी रानी ने बैंगन सुंदरी के मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, तौबा तौबा, मरे तुम्हारे दुश्मन। अरे भला हमारे जैसी तुम्हारी जान थोड़े ही है कि गला दबाया और मर गए। तुम्हारी जान तो बहुत सुरक्षित है, वहाँ भला तुम्हें कौन मारेगा। अब तुम निश्चिंत होकर अपनी जिंदगी जियो और आने वाले मेहमान की तैयारी करो। ये कहकर बड़ी रानी वहाँ से अपने कमरे में चली गई। लेकिन उसके मन में अब नए नए ख्याल उत्पन्न होने लगे। बड़ी रानी ने अब अपनी विश्वसनीय दासी से एक गोताखोर को बुलवाया और उस गोताखोर से कहा, देखो, अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी। गोताखोर ने कहा, बताइए रानी साहिबा, आपका क्या काम है, मैं ज़रूर करूँगा। तब बड़ी रानी ने बैंगन सुंदरी के पिता के बगीचे के उस कुएं के बारे में उस गोताखोर को बता दिया कि वहाँ पर एक संदूक है, उस संदूक में एक डिब्बी है, उस डिब्बी को तुम मुझे ला कर दे दो। गोताखोर ने उसी रात जाकर वह डिब्बी लाकर उस रानी को दे दी। रानी उस डिब्बी को पाकर बहुत खुश हुई। उसने तुरंत उस डिब्बी से वह मोतियों की माला निकाली और अपने गले में पहन ली। रानी के गले में वह माला पहनते ही बैंगन सुंदरी को चक्कर आने लगे और उसका शरीर ठंडा पड़ गया। वह मर गई। ये सब देखकर महल में कोहराम सा मच गया। राजा भी रोने लगा। लेकिन फिर राजा को अपनी राजकुमारी की वो बात याद आ गई कि उसके मरने के बाद उसके शरीर को जलाए नहीं, बल्कि एक कमरे में उसके बिस्तर सहित ही रखवा दें। अब मंत्रीगण कहने लगे, राजा साहब, अब रानी के शरीर को अग्नि देने का समय आ गया है। राजा बोला, नहीं नहीं, मेरी पत्नी की इच्छा थी कि उसे जलाए नहीं, बल्कि एक कमरे में बंद रख दें। अब तो मंत्री के द्वारा उसने महल से दूर एक कमरा बनवा दिया। वहाँ पर ऊंची ऊंची दीवारें बनवा दी, एक छोटा सा बगीचा बनवाया और उसी के अंदर एक पानी का कुआं भी बनवा दिया और वहाँ पर उसने रानी का बिस्तर भी लगवा दिया। राजा अपने महल में यही सोच रहा था कि रानी ने ये सब क्यों कहा कि उसे कमरे के अंदर ही रखे और वहाँ पर कोई ना आए जाए। अगर रानी रात को जाग गई तो वो मुझे बुलाएगी और अगर मैं वहाँ नहीं गया तो वह अकेली रह जाएगी। लेकिन फिर सोचता, क्या कोई मरा हुआ इंसान भी जीवित होता होगा भला? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। यही सोचते सोचते राजा सो गया। अब तो राजा रोज उदास रहने लगा और रानी के बारे में ही सोचता रहता कि मेरी पत्नी मुझसे दूर हो गई है। ऐसा करते करते 1 साल हो गया। राजा रोज रात को अपनी पत्नी के कमरे का चक्कर लगाया करता था। एक दिन राजा रोज की तरह उस कमरे का चक्कर लगा रहा था कि तभी उसे वहाँ एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। बच्चे के रोने की आवाज़ आते ही राजा चौंक गया
इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे वहाँ दूर दूर तक कोई बच्चा नजर न आया। उसने सोचा, हो ना हो इस कमरे के अंदर से ही बच्चे की आवाज़ आती है। राजा ने दीवार को फांदा और उस कमरे के अंदर चला गया। वहाँ जाकर देखा कि एक छोटा बच्चा बैंगन सुंदरी के पास लेटा हुआ है और बैंगन सुंदरी बेहोश पड़ी हुई है। राजा ने उस बच्चे को अब उठाकर अपने गले से लगा लिया और सोचने लगा, ये जरूर बैंगन सुंदरी का ही बेटा है। लेकिन दूसरे ही पल सोचने लगा, बैंगन सुंदरी तो मर चुकी है, फिर ये बच्चा जीवित कैसे हो सकता है। राजा की कुछ बात समझ नहीं आ रही थी। वह उस बच्चे को उसके पास लिटाकर वापस उस कमरे से बाहर आ गया और सोचने लगा कि वह बच्चा इतने दिन से वहाँ कैसे है और उसने किससे जन्म लिया। बैंगन सुंदरी की तो मृत्यु हो चुकी है, फिर वह बच्चा वहाँ आया तो आया कैसे। रह रहकर राजा को उस बच्चे की याद आ रही थी कि हो ना हो वह बच्चा मेरा ही है, बैंगन सुंदरी ही उसकी माँ है। अब तो ये बात पता करने के लिए राजा रोज बैंगन सुंदरी के कमरे में जाने लगा। कभी बच्चे को वह कोई खिलौना दे आता, कभी उसके लिए दूध ले जाता, कभी मिठाई ले जाता। ऐसे ही वह उस बच्चे से मिलने लगा। मिलते मिलते 3-4 साल हो गए। अब बच्चा अटपटी सी बातें करने लगा था। एक दिन राजा ने उस बच्चे से कहा, तुम्हारी माँ कौन है? तब बच्चे ने बैंगन सुंदरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरी माँ ये है। ये सुनकर राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन हैरान भी बहुत था, क्योंकि बैंगन सुंदरी तो बेहोश पड़ी हुई थी। राजा ने कहा, लेकिन अगर ये तुम्हारी माँ है तो ये तो सोई रहती है, फिर तुम्हें खाना कौन खिलाता है? तब वह लड़का बोला, रात को मेरी माँ जागती है और वो मुझे खाना खिलाती है। राजा बड़ा हैरान हुआ कि क्या बैंगन सुंदरी रात को जागती है और दिन में सोती है। इसका तो पता लगाना पड़ेगा। राजा ने कहा, देखो बेटा, जब तुम्हारी माँ रात को जागेगी तो उससे कहना कि राजा साहब आए थे और उन्होंने पूछा है कि तुम्हारी माँ रात को क्यों जागती है और दिन में क्यों सोती है। ये कहकर राजा फिर से अपने महल में चला गया। जब रात को बैंगन सुंदरी उठी तो उसने अपने बच्चे को खाने के लिए कहा। तब बच्चा बोला, माँ, मेरा पेट तो भरा हुआ है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। बैंगन सुंदरी कहने लगी, लेकिन बेटा, मैंने तो तुम्हें खाना खिलाया भी नहीं। तब वह बच्चा बोला, माँ, राजा साहब आए थे, उन्होंने मुझे बहुत सारी मिठाई खिलाई और पूछ रहे थे कि तुम्हारी माँ रात को क्यों जागती है और दिन में क्यों सोती है। बैंगन सुंदरी समझ गई कि राजा साहब को सब पता चल गया है, अब उनसे सच्चाई छुपाना सही ना होगा। तब बैंगन सुंदरी ने अपने बेटे से कहा, जब कल राजा साहब यहाँ पर आएंगे तो तुम उनके पैर छूना, क्योंकि वही तुम्हारे पिताजी हैं, और उनसे कहना कि मेरी माँ रात को इसलिए सोती है क्योंकि उनकी जान जिस माला में बसती है वह माला बड़ी रानी दिन में पहने रखती है, तो मेरी माँ दिन में सोई रहती है, और जब बड़ी रानी रात को सोती है तो वह माला उतार कर रख देती है, तो मेरी माँ रात को जाग जाती है, क्योंकि वह माला बड़ी रानी ने चुरा ली है। अब तो अगली सुबह राजा फिर से अपने बेटे से मिलने आ गया। राजा ने अपने बेटे से जब पूछा
तो बेटे ने पहले अपने पिता के पैर छुए और बोला, पिताजी, माँ कह रही थी कि जो बड़ी रानी है उसने उनकी माला चुरा ली है। उसी माला में माँ की जान है। रानी उसे हर समय पहने रहती है, इसीलिए दिन में माँ सोई रहती है, लेकिन जब बड़ी रानी रात को सोती है तो वह माला उतार कर रख देती है और फिर माँ जाग जाती है। बड़ी रानी ने धोखे से वह माला चुरा ली है। राजा समझ गया कि ये सब करा धरा उस बड़ी रानी का है, उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। राजा महल में गया और बड़ी रानी से कहने लगा, अरे रानी, मेरा एक दोस्त है, उसका बेटा बहुत सुंदर है, मैं उसे बड़ा प्रेम करता हूँ। तुम कहो तो मैं कल उसे महल में ले आऊँ, कुछ समय वो हमारे साथ रह लेगा। रानी कहने लगी, हाँ हाँ, क्यों नहीं राजा साहब, मुझे तो बच्चे बड़े पसंद हैं, वो यहाँ पर खुशी खुशी रह लेगा, मैं उसका बहुत ध्यान रखूँगी। राजा कहने लगा, वो सब तो ठीक है रानी, लेकिन वह बच्चा जिद्दी भी बहुत है, जिस चीज़ की हट कर बैठता है उसे लिए बिना नहीं मानता। तब रानी बोली, तो हमारे महल में किसी चीज़ की कमी थोड़ी ना है, वो जो भी कहेगा हम उसे दे देंगे। राजा बोला, देख लो रानी, फिर मुकर मत जाना, क्या पता वह क्या चीज़ की हट कर बैठे। रानी बोली, तुम चिंता ना करो, बच्चा ही तो है, मैं उसे हर चीज़ दे दूंगी। राजा अपने प्लान में कामयाब हो रहा था। अगले दिन राजा ने उस बच्चे से कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हें महल में लेकर जा रहा हूँ। वहाँ पर जब बड़ी रानी तुम्हें अपनी गोद में उठाएगी तो तुम उनके गले में जो सफ़ेद मोतियों की माला है उसे पकड़ लेना और ज़ोर ज़ोर से रोने लगना। बस तुम्हें जब तक रानी वह माला ना दे दे उसे छोड़ना मत और रोते रहना। बच्चा राजा की बात समझ गया। जब रानी ने सुंदर से बच्चे को देखा तो उसने उसे गोद में उठा लिया। गोद में उठाते ही बच्चे ने रानी की वह गले की माला पकड़ ली और रोने लगा। राजा बोला, अरे ये बच्चा इतनी ज़ोर से क्यों रो रहा है? रानी बोली, ये इस माला के लिए रो रहा है राजा साहब, इसे ये माला चाहिए। राजा बोले, तो इसे ये माला दे दो, क्यों इतना रुला रही हो? रानी कहने लगी, ये माला तो मैं इसे नहीं दे सकती राजा साहब, ये माला मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। राजा कहने लगा, अरे बच्चे की जिद है, थोड़ी देर में शांत हो जाएगी, फिर ले लेना, अभी इसे ये माला दे दो। रानी कुछ कहती उससे पहले उसके मन में ममता आ गई और उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे वह माला उतार कर दे दी। सोचा कि थोड़ी देर में चुप होकर वापस दे देगा और राजा से कहने लगी, देखो राजा साहब, अभी मैं ये माला इस बच्चे को दे रही हूँ, थोड़ी देर बाद मुझे वापस कर देना। और ये कहकर अपने कक्ष में चली गई। उधर वह बच्चा उस माला को लेकर बड़ा खुश हुआ। राजा ने कहा, देखो बेटा, इस माला को ले जाकर अपनी माँ के गले में डाल देना। अब तो राजा और वह लड़का रानी के पास चले गए और जाकर उन्होंने बैंगन सुंदरी के गले में वह माला डाल दी। माला पहनते ही बैंगन सुंदरी जीवित हो गई। तब राजा ने कहा, मेरी प्रिय पत्नी, मैं कितने दिन से तुमसे मिलने के लिए तरस रहा था। आज मैं ये माला उस रानी से ले आया हूँ। अब तुम्हें कुछ ना होगा, बस कुछ दिन की बात और है, तुम्हें यहीं रहना होगा, फिर मैं तुम्हें महल में ले जाऊँगा। अब तो राजा फिर से महल में आ गया। उस दिन राजा को थोड़ी देर हो गई थी तो बड़ी रानी कहने लगी, क्या बात है राजा साहब,
आज आने में बहुत देर हो गई। राजा बोला, अरे प्रिय, तुम्हारी माला उस बच्चे ने ले ली थी, बस वही लाने में समय लग गया। लो, अपनी माला वापस ले लो। रानी ने जैसे ही वह माला राजा के हाथ में देखी, तुरंत उसे लेकर अपने गले में पहन लिया। असल में वह माला वो नहीं थी, वह तो राजा उसी के जैसी एक माला बनवाकर रानी के लिए ले आया था और रानी उसे वही असली की माला समझ रही थी। रानी खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई, लेकिन अगले ही दिन राजा ने एक षड्यंत्र रचा और जाकर रानी से कहा, रानी साहिबा, गजब हो गया। रानी कहने लगी, क्या हुआ राजा साहब, इतना चिंतित क्यों हैं? तब राजा बोले, पड़ोसी राज्य ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया है। उसके लिए मुझे तुम्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। रानी इन लड़ाइयों से बहुत ज़्यादा घबराती थी। उसे युद्ध से बहुत डर लगता था, इसीलिए वह घबराकर बोली, राजा साहब, मेरे लिए सुरक्षित स्थान कहाँ है? मुझे जल्दी वहाँ भेज दीजिए। राजा ने कहा, हमारे तहखाने से अच्छा तुम्हारे लिए और कोई सुरक्षित स्थान नहीं हो सकता रानी। तुम्हें वहीं जाकर रहना होगा जब तक ये युद्ध खत्म नहीं हो जाता। मैं तुम्हें वहीं रखूँगा, वहाँ पर तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होगी। रानी भी खुशी खुशी ये बात मान गई और अपनी इच्छा से उस तहखाने के अंदर चली गई। राजा रानी को तहखाने में छोड़कर उसका दरवाज़ा बंद कर देता है और उसमें एक मोटा सा ताला लगवा देता है और अपने सभी सैनिकों से कहता है, आज से यह बड़ी रानी इस तहखाने में ही रहेगी, इसे कोई मत खोलना, इसकी यही सज़ा है। और जाकर अपनी बैंगन सुंदरी को और अपने बच्चे को अपने महल में ले आता है। अब तो राजा अपनी रानी के साथ, अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी अपने राजमहल में रहने लगता है और उधर बड़ी रानी को उसके किए की सज़ा मिल चुकी होती है। वह वहाँ पर भूख प्यास से तड़पती रहती है और एक दिन अपने प्राण खो देती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।